सबसे पहले हम कांग्रेस पार्टी के उस चुनावी घोषणा पत्र का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे जिसे उसने न्याय पत्र का नाम दिया है। यह न्याय पत्र कुल 48 पन्नों का है और इसमें कांग्रेस पार्टी ने कुल मिलाकर देश के लोगों से 344 चुनावी वायदे किए हैं और इन सभी वादों को उसने न्याय का प्रतीक चिन्ह बताया है। लेकिन इसी न्याय पत्र में कांग्रेस पार्टी से दो बड़ी गलतियां भी हुई हैं। तो पहले हम आपको गलती बताते हैं और आपको बताते हैं कि कांग्रेस की जिस टीम ने इस चुनावी घोषणा पत्र को तैयार किया है, मैनिफेस्टो को तैयार किया है, शायद उसने कुछ लापरवाही से काम किया। पहली गलती तो यह है कि इसमें पर्यावरण को लेकर चिंता जताते हुए पेज नंबर 43 पर जिस प्रदूषित नदी की तस्वीर प्रकाशित की गई है वो नदी असल में भारत में है ही नहीं। यह तस्वीर अमेरिका में स्थित एक झील की है और यह जो तस्वीर कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लगाई है यह 10 साल से भी ज्यादा पुरानी तस्वीर है। भारत की तस्वीर नहीं है बल्कि अमेरिका की तस्वीर है। इसी न्याय पत्र में दूसरी बड़ी गलती कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह हुई कि उसने अपने चुनावी घोषणा पत्र को मोदी सरकार की मौजूदा नीतियों का सिर्फ एक विरोध पत्र बनाकर रख दिया। यानी इसमें उन्होंने मौलिक सोच और मौलिक योजनाओं को शामिल नहीं किया है। हर पन्ने पर आपको मोदी का डर दिखाई देता है और हर पन्ने पर सिर्फ मोदी का विरोध दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो पूरी योजना है भविष्य की वो सिर्फ यह है कि उन्हें मोदी का विरोध करना है, मोदी की लाई हुई हर नीति को और हर फैसले को पलटना है। बस यही उनका विजन है। कांग्रेस को इस न्याय पत्र में यह बताना चाहिए था कि वो देश में लोगों के लिए ऐसा क्या नया करेगी जो इससे पहले किसी ने नहीं किया, लेकिन उसने इसकी जगह अपनी ज्यादातर घोषणाओं को मोदी सरकार की नीतियों के विरोध तक ही सीमित कर दिया। और कैसे, मैं आपको बताऊंगा। हम आपको कांग्रेस पार्टी की पहले तो ऐसी 10 बड़ी घोषणाओं के बारे में बताएंगे जो मोदी सरकार की नीतियों से ही जुड़ी हुई हैं। यानी मोदी ने कांग्रेस की कल्पना शक्ति को बांध दिया है। इनमें पहली बड़ी घोषणा यह है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद अग्निपथ योजना को समाप्त कर देगी, जिसके तहत अभी मोदी सरकार तीनों सेनाओं में 4 वर्षों के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर रही है। तो कांग्रेस अग्निपथ योजना को समाप्त कर देगी। दूसरा, कांग्रेस पार्टी देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था को कभी भी लागू नहीं होने देगी। तीसरा, मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति की समीक्षा करने के बाद उसमें भी बदलाव किए जाएंगे। चौथा, कांग्रेस मालदीव्स के साथ भारत के रिश्तों में सुधार लाएगी। पांचवां, जीएसटी काउंसिल का दोबारा से डिजाइन किया जाएगा, उसका पुनर्गठन किया जाएगा। छठा, नोटबंदी के फैसले और फ्रांस से खरीदे गए रफाल लड़ाकू विमानों की डील की जांच की जाएगी और यह तब है जब सुप्रीम कोर्ट इन दोनों ही मामलों में पहले ही भारत सरकार को क्लीन चिट दे चुका है। लेकिन कांग्रेस ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट को भी मानती नहीं। कांग्रेस का 7वां बड़ा वादा यह है कि वो सत्ता में आने पर चुनावी बॉन्ड्स की स्कीम की भी जांच कराएगी, जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस को खुद इन्हीं चुनावी बॉन्ड से 12% यानी लगभग 1950 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। और 8वां वादा है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के मामलों में जो नेता आरोपी होने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए उन तमाम नेताओं के खिलाफ फिर से सारे केस खोले जाएंगे, यानी उनकी फाइल दोबारा से खोली जाएगी। एक तरीके से उन नेताओं को धमकी है। 9वां, कांग्रेस पार्टी मानहानि के जुर्म को अपराध मुक्त बना देगी। लेकिन सोचिए, कांग्रेस को यह वादा अपने न्याय पत्र में डालने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका एक कारण तो यही हो सकता है कि राहुल गांधी को पिछले साल मानहानि के ही एक मामले में अदालत ने दोषी माना था, जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता रद्द हो गई थी। 10वां वादा यह है कि कांग्रेस संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन करेगी, जिससे दल बदलने वाले सांसदों और विधायकों की सदस्यता को तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। और ऐसा लगता है कि यह वादा भी कांग्रेस ने अपने लिए ही इस न्याय पत्र में डाला है। जिस तरह मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में विधायकों के दल बदलने से कांग्रेस पार्टी की सरकारें गिर गई, जिस तरह और बहुत राज्यों में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, सांसद या विधायक कांग्रेस छोड़कर चले गए, शायद उसे देखते हुए ही कांग्रेस ने यह वादा अपने इस न्याय पत्र में किया है। और इसी न्याय पत्र में एक वादा यह भी है कि जिस तरह अभी बीजेपी की राज्य सरकारों में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जाती है, उस बुलडोजर न्याय पर कांग्रेस रोक लगा देगी और कांग्रेस की सरकारों में
आरोपियों के फर्जी एनकाउंटर नहीं होंगे और मॉब लिंचिंग के मामलों में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आप इस विरोधाभास को देखिए कि इस न्याय पत्र की शुरुआत में कांग्रेस एक जगह यह लिखती है कि लोग इन चुनावों को जातियों से ऊपर उठकर देखें, लेकिन इसी लाइन के साथ अगले पेज पर कांग्रेस यह वादा भी करती है कि वो सत्ता में आने पर देश में जातिगत जनगणना करवाएगी और देश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई आरक्षण की 50% की सीमा को भी खत्म कर देगी। और मैं आपको थोड़ा पढ़कर बताना चाहूंगा, कुछ आज मैं उसकी कॉपी लेकर आया हूं, देखिए पढ़कर बताता हूं। इसमें पेज नंबर 5 पर लिखा है, कांग्रेस आपसे अपील करती है कि आप धर्म, भाषा और जाति से परे देखें, समझदारी से चुनाव करें। फिर पेज नंबर 6 पर लिखा जाता है कि कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक, सामाजिक, जाति जनगणना करवाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। तो एक जगह कहते हैं कि आप जाति से ऊपर उठकर देखिए, और दूसरी अगले ही पन्ने पर कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना भी करवाएंगे। ये दोनों बातें कैसे संभव है? इसके अलावा कांग्रेस ने यह वादा भी किया कि मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को जो 10% का आरक्षण दिया है, वो आरक्षण उसकी सरकार में सभी जातियों और सभी समुदाय के लोगों को मिलेगा। और कांग्रेस प्राइवेट कॉलेजों में भी आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करेगी। कांग्रेस ने देश के हर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर लाइब्रेरी बनाने का वादा किया है, जबकि एक कड़वी सच्चाई यह है कि जब डॉक्टर अंबेडकर जीवित थे तब उन्हें अपमानित होकर इसी कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ा था। और कांग्रेस ने अपनी सरकारों में डॉक्टर अंबेडकर को कभी भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न उनकी मृत्यु के 34 वर्षों के बाद वर्ष 1990 में मिला, जब देश में गैर कांग्रेस दलों की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह। लेकिन आज वही कांग्रेस अपने न्याय पत्र में देश के हर जिले में डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर लाइब्रेरी बनाने का वादा कर रही है। लेकिन उन्हीं डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस की सरकारों ने कभी भारत रत्न नहीं दिया। इस न्याय पत्र में फ्री बी स्कीम्स का भी पूरा ख्याल रखा गया है, यानी अब देखिए कि मुफ्त में कांग्रेस क्या क्या देने वाली है। इसमें कांग्रेस ने वादा किया है कि वो 25 वर्ष से कम उम्र के ऐसे सभी युवाओं को ट्रेनिंग जॉब देगी जिनके पास डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की डिग्री है, यानी जिनके पास डिग्री और डिप्लोमा है और उन युवाओं की उम्र 25 साल से कम है, ऐसे सभी युवाओं को ट्रेनिंग जॉब दी जाएगी 1 साल की। और इस ट्रेनिंग जॉब में इन युवाओं को 1 लाख रुपए का वार्षिक वजीफा दिया जाएगा। यानी अगर आप 25 साल से कम हैं, आपके पास डिप्लोमा है या आपके पास डिग्री है, तो कांग्रेस आपको एक बार 1 लाख रुपए तो जरूर दे देगी। सबको 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। दूसरा, महालक्ष्मी योजना के तहत हर गरीब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को घर बैठे सरकार से सालाना 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। तीसरा, कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के तहत किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देगी, जबकि सच यह है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट वर्ष 2006 में आई थी, जब देश में यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और 2006 से लेकर 2014 तक आप सोच लीजिए 8 साल का वक्त यूपी की सरकार के पास था स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का, लेकिन उन 8 साल में उन्होंने यह काम नहीं किया, अब करना चाहते हैं। चौथा, वृद्धावस्था पेंशन में कांग्रेस केंद्र सरकार का योगदान 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर देगी। और पांचवां, देश भर में 25 लाख रुपए तक निशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू की जाएगी और वरिष्ठ नागरिकों को रेल के किराए में भी विशेष छूट दी जाएगी। और इसी न्याय पत्र में कांग्रेस ने कुछ और बड़े वादे भी किए हैं, वो भी आप देख लीजिए। जैसे केंद्र सरकार में खाली पड़े 30 लाख पदों पर भर्तियां की जाएंगी, क्वेश्चन पेपर लीक के मामले का निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन होगा, सरकारी परीक्षाओं के लिए छात्रों से जो आवेदन शुल्क लिया जाता है अब आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ेगा, मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली नीट की परीक्षा की समीक्षा की जाएगी, यानी नीट की परीक्षा पर भी पुनर्विचार होगा,
लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% का आरक्षण देने वाला कानून वर्ष 2025 से ही लागू हो जाएगा, जिसे केंद्र सरकार ने 2029 में लागू करने की बात कही थी। वर्ष 2025 से केंद्र सरकार की आधी नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। तो अब आप सोचिए, 2025 के बाद आधी नौकरियां तो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी और बाकी की जो आधी बची वो उसमें भी आरक्षण का दायरा बहुत बढ़ा दिया जाएगा। अब उन लोगों को सोचना है जो आरक्षण में नहीं आते, जिन्हें जो किसी भी वर्ग में ऐसे नहीं है जिनको आरक्षण मिले, उनके लिए कितनी नौकरियां बचेंगी ये सोच लीजिए। कांग्रेस मीडिया की पूर्ण स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति को देश में बहाल कराएगी और भोजन, पहनावे, प्यार और शादी के व्यक्तिगत मामलों में कांग्रेस की सरकार का कोई दखल नहीं होगा। आप कुछ भी खाइए, पीजिए, कुछ भी पहनिए, प्यार और शादी अपनी पसंद से कीजिए। यह वादा कांग्रेस ने शायद इसलिए किया क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है, उसके तहत सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप्स में रहने वाले युवाओं के लिए इसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उसकी सरकार अगर आई तो वो ऐसे तमाम मामलों में कभी दखल नहीं देगी। और इसी में यह वादा भी है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर देश में चुनाव तो ईवीएम से ही कराए जाएंगे, लेकिन कांग्रेस चुनाव आयोग के साथ एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करेगी जिसमें हर मतदान पर्ची को वीवीपैट से मिलाकर यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष हुई है। इसके अलावा कांग्रेस का यह भी वादा है कि वो फेक न्यूज और पेड न्यूज को रोकने के लिए कानून में बहुत बड़े बदलाव करेगी और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देगी और दिल्ली में भी सरकार को उपराज्यपाल से ज्यादा शक्तियां दे दी जाएंगी। यानी दिल्ली में भी बदलाव होगा। दिल्ली में जो चुनी हुई सरकार होगी उसे उपराज्यपाल से ज्यादा शक्तियां दी जाएंगी और ये ऐसा कांग्रेस ने शायद आम आदमी पार्टी के कहने पर किया होगा। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र को वैसे तो न्याय पत्र का नाम दिया है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें न्याय की ज्यादातर बातें सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही लिखी गई हैं। इसमें कांग्रेस लिखती है कि वो बहुसंख्यकवाद के खिलाफ है और सब जानते हैं कि बहुसंख्यक इस देश में कौन है। बहुसंख्यक हैं हिंदू। लेकिन इसी लाइन के आगे वो ये भी लिखते हैं कि कांग्रेस भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है और वो सरकार में आने पर यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी नौकरी, कौशल विकास और खेल में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले। और कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों से वादा करने के लिए इस न्याय पत्र में बाकायदा एक अलग से खंड बनाया है, लेकिन बाकी लोगों के लिए इसमें कोई अलग से खंड नहीं बनाया गया है। ये मोदी सरकार में ये सारे दरवाजे गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बंद है। हम जब सत्ता में आएंगे ये दरवाजे सब हम गरीबों के लिए खोल देंगे, उनका विकास करेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है। कैसे बनाई है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके। अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग एक्सटॉर्शन से, धमकी से, प्रेशर से बनाई है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथों में हो। अब हमारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए, हमारे पास ओरिजिनल रास्ता जो था
वही हमारा रास्ता है। हम जनता के साथ जाकर मिलकर उनके लिए लड़ते हैं। ये जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखा होगा, ये वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ये फोटो है। देखिए, इसको जाके आप चेक कर लीजिएगा। ये न्यूयॉर्क की बफेलो लिवर की है। अब आइए साहब, इन्वायरमेंटल क्लीनिनेस के ऊपर ये फोटो है। और ये जानते कहां की है? द मोस्ट फेवर्ड एंड सॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ चिर युवा ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, राहुल गांधी जी का, थाईलैंड के। इस मैनिफेस्टो को देखकर सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया।